अस्सलामुअलैकुम। रजीम चेंज ऑपरेशन के दिफा में और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नई स्टोरी मार्केट में आ चुकी है, जिसको बड़ी ही खूबसूरती से सजा कर आवाम के सामने पेश किया जा रहा है। लेकिन इस स्टोरी के जो क्रिएटर थे उनको कुछ समझ नहीं आई, उसके अंदर ये ख़ुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो बयान खुर्रम दस्तगीर की जानिब से जारी होता है कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर अगले 10 से 15 साल हुकूमत करने का प्लान बना रहे थे और बाकी जमातों को खड्डे लाइन लगाना चाहते थे। तो इस बयान को जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और इससे मतलब ये कहा जा रहा था कि ये उनकी ज़बान फिसल गई या कि सच उनकी ज़बान पर आ ही गया। तो हकीकत में ऐसा नहीं, ये बयान स्क्रिप्टेड है और इस तरह से उन्होंने जारी किया नहीं बल्कि करवाया गया है उनसे। और इसके पीछे एक मकसद था और वो मकसद ये है कि फिर इसी को लेकर आगे हामिद मीर साहब एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा प्लान था और इसमें कुछ इस तरह से था कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मिली हुई थी और ये चाहते थे कि नून लीग और दूसरी पार्टियों को खड़े लाइन लगा दिया जाए और मुल्क के अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम है इसको ख़त्म कर दिया जाए और सदारती निज़ाम लेके आया जाए। और इस सदारती निज़ाम के लिए इन लोगों ने आसिफ जरदारी साहब से रब्ता किया इस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने, और उनको डील करने की कोशिश की। लेकिन आसिफ जरदारी साहब चूँकि जमहूरियत के चैम्पियन थे तो इसलिए उनको ये चीज़ अच्छी न लगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बजाय इनकी मदद करने के इस बात को नून लीग के साथ शेयर किया और नून लीग के साथ शेयर करने के बाद ये मौलाना फजल रहमान से मिलकर इन लोगों ने पीडीएम को तश्कील दिया और फिर ये इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर ये एक्सपोज कहाँ पर होते हैं, देखिए इस सबसे पहले तो ये समझे कि ये बयानिया और ये स्टोरी क्रिएट करने का मकसद क्या है। जो इनका सबसे बड़ा दावा था वो ये था कि हम जब आएंगे तो हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे और हम इमरान खान की हुकूमत इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि इसने महंगाई कर दी है। इनका बयानिया जो था हुकूमत में आने का, रजीम चेंज करने का और इमरान खान को घर भेजने का, वो मकसद था महंगाई। चूँकि महंगाई के बयानिए पर ये आए थे और आते ही इन्होंने मुल्क की तारीख़ की सबसे ज़्यादा महंगाई की। अब यहाँ पर तो ये बिल्कुल नंगे हो चुके हैं और इनकी सियासत बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी, तो इन्होंने ये स्टोरी क्रिएट की। लेकिन इसमें यहाँ पर इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मिली हुई थी और ये मिलकर ये चाहते थे कि जो पार्लिमानी निज़ाम है इसको ख़त्म करके सदारती निज़ाम लेके आएँ और बाकी जमातों को जो है वो खड्डे लाइन लगाएँ। और फिर जो है वो आसिफ जरदारी साहब ने इस चीज़ को बर वक्त भांप लिया। उससे जब मदद मांगी तो उसने मदद नहीं की बल्कि उसने इस गेम को उलट कर दिया। तो अब यहाँ पर ये एक्सपोज इस वजह से हो रहे हैं कि देखें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बनने से लेकर आज 7-7.5 दाइयाँ गुजर चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो होता है। इस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ चाहा तो ये सब हुआ। आज भी बाजवा साहब और आला क़यादत जो है वो फ़ौज की किस तरफ खड़ी है ये आप सब बखूबी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी थी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने इस चीज़ को फ्लॉप कर दिया। तो इसके अंदर ये खुद ही जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो हो के रहता है, चाहे वो अदालतों से फैसले हों या कुछ भी हो। तो यहाँ पर ये बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इसी स्टोरी के अंदर से एक और स्टोरी निकलती है, वो मजहबी लोगों के लिए। मजहबी लोगों को ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमारा जो 73 का आइन है ये ख़त्म नबूवत का दिफा करता है पाकिस्तान के अंदर और हम इस आइन की हिफाजत करेंगे। और जो सदारती निज़ाम है उसकी हमेशा से मौलाना फजल रहमान जो मुखालफत करते हैं वो इसी वजह से करते हैं। अच्छा, फिर इसको लेकर जो हमारा जो मजहबी तबका वो भी सोचता है हाँ यार जो हमारा ये निज़ाम है, जो ये जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है इसके अंदर ही जो है वो ख़त्म नबूवत का आइन है, कादियानियों के ख़िलाफ़ जो है वो हमारा आइन है, तो हम इसको क्यों ख़त्म करें। सदारती निज़ाम में तो ये नहीं होगा। तो अगर आप चाहें तो सदारती निज़ाम के अंदर भी इस तरह की जो शिकें हैं वो आप डाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और फिर आप ये भी देखें कि वही लोग इससे पहले दिफा पाकिस्तान कौंसिल जो बनाई थी मौलाना समीउल हक साहब ने, जिसके अंदर जमात इस्लामी भी थी, जिसमें सिपाही सहाबा भी थी, जिसके अंदर जमात दावा भी थी और बहुत सारी जो मजहबी जमातें वो उसके अंदर थी। और इनका उस वक्त भी जो मंशूर था वो यही था कि हम खिलाफत का निज़ाम लेके आएंगे। और दिफा पाकिस्तान कौंसिल के अंदर जो तकरीरें हुई थी मौलाना माविया आज़म, मौलाना लुधियानवी साहब, मौलाना समीउल हक साहब और दीगर जमातों के अकाबरीन हैं, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा जो अपनी तकरीरों के अंदर
खिलाफत के निज़ाम की बाकायदा डिमांड की थी। तो अब जब खिलाफत का निज़ाम आएगा तो ज़ाहिर है ये मौजूदा निज़ाम तो नहीं रहेगा। तो जब ये निज़ाम नहीं रहेगा तो फिर वो जो मौलाना फजल रहमान का बयानिया है वो कहाँ चला जाएगा। इसी तरह से लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब अपने इस आइन को वो नहीं मानते और वो बारहा अपने इस बयानिए पर आज भी खड़े हैं कि जो है पाकिस्तान के अंदर खिलाफत का निज़ाम आना चाहिए और पाकिस्तान का मजहबी तबका जो है बहुत बड़ी तादाद में वो इसको सपोर्ट करता है उसी मकतब फ़िक्र से जिससे मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक़ है। तो वो भी तो ये एक इनका जो है अपनी सियासत बचाने के लिए ये जो बयानिया है तो इस एक स्टोरी से ये दोनों बयानिए जो हैं वो क्रिएट करना चाहते थे और आज भी इससे आगे भी इस चीज़ को वो लेकर चलेंगे। एक तरफ तो ये जो लिबरल तबका है ये कहता है कि हमने जमहूरियत को बचा लिया और दूसरी तरफ वो जो है जो मज़हब के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं, मज़हब के ठेकेदार बने हुए हैं, वो ये कहेंगे कि हमने जो है वो 73 के आइन को बचा लिया जिसके अंदर ख़त्म नबूवत की शिकें हैं। तो ये पूरी स्टोरी जो है वो आपको तकरीबन समझ आ चुकी होगी।